अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ख़ानदानों के लिए विरासत का मामला एक बहुत लंबे और थका देने वाले सफ़र की तरह होता है। लेकिन पंजाब में अब सूरत हाल बदल गई है। आज हम एक ऐसे कानून पर बात कर रहे हैं जिसने विरासत के पूरे अमल में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। जी हाँ, ये है पंजाब सक्सेशन एक्ट 2021। तो सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि आखिर इस तब्दीली की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। पुराने निज़ाम में ऐसी क्या बात थी कि कानूनी वारसों को अपने ही हक के लिए सालों अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। चलें इसको समझते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले पुराने निज़ाम की उन रुकावटों को देखना होगा जो कानूनी वारसों के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। यहाँ पुराने और नए निज़ाम का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ तो अदालतों का वो लंबा और पेचीदा रास्ता था जहां हर कदम पर देर होने का डर लगा रहता था, और दूसरी तरफ है 2021 का नया कानून जिसने ये सारी जिम्मेदारी नादरा को देकर इस अमल को न सिर्फ तेज बल्कि बहुत शफाफ भी बना दिया है। तो फिर इस पुरानी मुश्किल का हल कैसे निकला? एक नए कानून की शक्ल में, यानी पंजाब सक्सेशन एक्ट 2021। आइए देखते हैं कि ये कानून वारसों के लिए असल में क्या तब्दीलियां लेकर आया है। ये अल्फाज सीधे कानून की किताब से लिए गए हैं। इनसे दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं, एक तो रफ्तार और दूसरा तहफ़्फ़ुज़। यानी मकसद सिर्फ काम को जल्दी करना नहीं था, बल्कि ये भी यकीनी बनाना था कि इस अमल में किसी किस्म की कोई जालसाजी या फ्रॉड ना हो सके। और यही इस कानून की सबसे बड़ी, सबसे अहम और यूं समझें कि इनकलाबी तब्दीली है। वो तमाम मामला जिनमें कोई झगड़ा या तनाज़ा नहीं, उनमें अब अदालतों के बजाय नादरा फैसला करता है, और उसके लिए वो अपने जदीद कौमी डेटाबेस को इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो ये नया निज़ाम आखिर काम कैसे करता है? अगर किसी को विरासती सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त देनी है तो उसे किन मराहिल से गुजरना होगा? आइए इस पूरे अमल को ज़रा तफसील से देखते हैं। देखें, ये पूरा अमल अब सिर्फ 4 आसान मरहलों में सिमट गया है। सबसे पहले तमाम कानूनी वारिस मिलकर नादरा में एक दरखास्त देते हैं। इसके बाद एक अवामी नोटिस जारी किया जाता है। फिर तमाम वारिसों की बायोमेट्रिक तस्दीक होती है और बस आखिर में सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। दरख्वास्त के साथ कुछ ज़रूरी कागजात भी जमा करवाने होते हैं। कानून के सेक्शन 6 के मुताबिक उनमें मुतवफ़्फ़ी का डेथ सर्टिफिकेट, तमाम कानूनी वारसों की शनाख्ती तफसीलात, जायदाद की पूरी तफसील और सबसे अहम बात, तमाम वारिसों की तरफ से किसी एक शख्स के लिए इजाज़तनामा, ताकि वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। इस नए निज़ाम की रफ्तार की सबसे बड़ी मिसाल ये नंबर है 14। जब दरखास्त जमा हो जाती है तो नादरा की वेबसाइट और अखबारात में एक नोटिस छाया होता है और आवाम को सिर्फ 14 दिन का वक्त दिया जाता है कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो सामने आए। अगर इन 14 दिनों में कोई एतराज़ नहीं आता तो अमल तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस तेज़ रफ्तार निज़ाम के भी कुछ हदूद हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ख़ास हालात में मामला वापस अदालतों के पास ही जाता है, जहां पेचीदा मसाइल को हल करने की बेहतर सलाहियत मौजूद है। तो वो कौन सी सूरतें हैं जहां नादरा इस अमल को आगे नहीं बढ़ा सकता? चलें उन हुदूद को भी समझ लेते हैं। कानून उसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल करता है, हक़ाइक़ पर मबनी तनाज़ा या फैक्चुअल कंट्रोवर्सी। अब इसका मतलब क्या है? सादा लफ्ज़ों में, अगर वारिसों के दरमियान आपस में कोई झगड़ा हो, किसी वारिस की शनाख्त पर सवाल उठा दिया जाए या कानूनी वारिसों में कोई नाबालिग बच्चा शामिल हो, तो नादरा ये केस नहीं सुन सकता। ऐसे सेंसिटिव मामलात के लिए अदालत का फोरम ही सबसे मुनासिब है। तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या है? इस कानून का आम खानदानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है और ये तब्दीली इतनी अहम क्यों है? इस नए निज़ाम के फ़ायदे वाकई बेशुमार हैं। अब उन खानदानों को जिनके विरासती मामलात में कोई झगड़ा नहीं, उन्हें अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। नादरा के बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से ये अमल महीनों के बजाय दिनों में मुकम्मल हो जाता है और फ्रॉड का खतरा भी तकरीबन ख़त्म हो गया। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। जिस तरह विरासत के इस पेचीदा अमल को डिजिटल बनाया गया, क्या यही मॉडल हमारे दूसरे कानूनी निज़ामों में भी इस्लाहात लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि इंसाफ तेज़, शफाफ और हर आम शहरी की पहुंच में आ सके?